हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल तिवारी CGPSC ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान में वर्णित भाग 4, जहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। तो चलिए बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हें आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ये आयरलैंड के ये जो विचार है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। यदि मैं इसके आर्टिकल्स की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि ये आर्टिकल्स 36 से 51 तक के वर्णित है। 51 तक ये आर्टिकल फैला हुआ है, ये भाग फैला हुआ है, जहां पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पहले तो ये समझ लीजिए ये होंगे क्या। राज्य के नीति, राज्य जो भी नीति बनाएगी उसका निर्देशक तत्व, मतलब वो नीति किस प्रकार से होगी, इसका निर्देशन करेगा, ये डायरेक्शन बताएगा किसी राज्य को कि उसकी जो नीति बनाई गई है वो किन उद्देश्यों को फॉलो करनी चाहिए, किन आदर्शों को फॉलो करनी चाहिए। ये है नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसलिए यह नाम दिया गया है। इसके बाद देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन इनकी विशेषताओं से बनता है, ठीक है, कि ये किस प्रकार से मौलिक अधिकार से अलग है, या फिर इनकी स्वयं की क्या विशेषता है, इसको हम कंपैरेटिव देख लेंगे। दूसरी बात कि यहाँ पर जो अनुच्छेद बनाए गए हैं, जो अनुच्छेद वर्णित है, उनके विषय क्या है, ठीक है, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे ज्यादा डीप क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। ज्यादा से ज्यादा इसका विषय पूछा गया है कि इस आर्टिकल का कौन सा विषय होगा, इस आर्टिकल का कौन सा विषय होगा। तो आपको जितने भी आर्टिकल्स बताए जाएंगे, जो भी अनुच्छेद बताए जाएंगे, कम से कम उसका एक पैराग्राफ याद होना चाहिए कि उसके अंतर्गत बताया क्या गया है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता क्या हो सकती है। तो आप याद रखिएगा, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जितने भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, यह एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है, जबकि मौलिक अधिकार एक नकारात्मक व्यक्ति है। देखिए क्या होता है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो किसी चीज को ना करने के लिए बाध्य करते हैं, वो बाध्यता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये स्वतंत्र हैं, यह आदर्शों का पालन करते हैं, ये किसी को बाध्य नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए इसे एक सकारात्मक अभिव्यक्ति कहा गया है, और जबकि मौलिक अधिकारों को एक नकारात्मक अभिव्यक्ति कहा गया है। इसके अलावा देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यह बाध्य योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार बाध्य योग्य हैं। तो ये बाध्य योग्य क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि बाध्य योग्य से तात्पर्य कि आप इसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है। यदि बाध्य योग्य नहीं है तो आप उसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते। आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन यदि राज्य किसी नीति निर्देशक तत्व का पालन नहीं करता है तो उस दशा में आप न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है। जो कि मौलिक अधिकार है वह एक संकीर्ण अभिव्यक्ति है, जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यह एक व्यापक अभिव्यक्ति है, यह कहा जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जिन पर आपको ध्यान देना है। ये याद रखिएगा कि ये मौलिक अधिकार जो है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, जबकि जो माफ कीजिएगा नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, जबकि जो मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। देखते हैं इसके आर्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जो आर्टिकल्स हैं वो शुरू करते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा की बात की गई है। मैं यहाँ पर केवल इसका सब्जेक्ट बता रहा हूं, इसको एलिब्रेट नहीं कर रहा हूं कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है। यदि आपने मेरे मौलिक अधिकार वाले वीडियो को देखा होगा तो वहां पर मैंने राज्य की परिभाषा बताई हुई है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 36 के अंतर्गत उसी राज्य को फिर से रिपीट किया गया और यहाँ पर राज्य की परिभाषा बताई गई। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होंगे यह बाध्य योग्य नहीं होंगे, लेकिन राज्यों को अपनी नीतियों के निर्माण एवं कार्यक्रमों में इन्हें अप्लाई करने की बात कही गई है कि ये जितने भी राज्य होंगे वो जब भी नीतियों का निर्माण करेंगे तो आदर्शों का पालन करेंगे, एक लोक कल्याणकारी भावना को प्रेरित करेंगे, यह कहा गया है अनुच्छेद 37 में। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 37 बात करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य नहीं।
अनुच्छेद 38 में सामाजिक व्यवस्था की बात की गई है। जो अनुच्छेद 38 है वो राज्य को नीति निर्माण के समय सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए लोगों को, नागरिकों को सामाजिक राजनीतिक न्याय देने की, आर्थिक न्याय देने की बात करता है और ये कहता है कि लोक अभिवृद्धि के लिए उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाना चाहिए। ये बात कही गई 38(1) के अंतर्गत। वहीं 38(2) में बताया गया है कि जितने भी वर्ग हैं उनके बीच जो आय का असमान वितरण है, आय की असमानता को खत्म करने की, समाप्त करने की बात की गई है और यह जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 38(2). अनुच्छेद 38(2) में राज्य को का यह कर्तव्य होगा कि वो विभिन्न वर्गों में व्याप्त आय की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा, यह कहा गया है और यह जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 39 में देखते हैं, यह कहा गया है कि राज्य के अपने नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण इस प्रकार करेगा, अपनी नीतियों का निर्माण इस प्रकार करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अपनी नीतियों में यह सुनिश्चित करेगा कि सभी को आजीविका के समान साधन उपलब्ध हो सके। आजीविका मतलब रोजगार, रोजगार के समान साधन उपलब्ध हो सके, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। स्त्री और पुरुषों सभी को आजीविका के समान साधन उपलब्ध कराने की बात की गई है। यह कहा गया है कि स्त्री, पुरुष या उच्च जाति, निम्न जाति, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, अधिक अमीर, अधिक गरीब, कोई भी हो, भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार से किया जाएगा कि सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, सभी को समान अवसर मिल सके उन भौतिक संसाधनों का दोहन करने की। यह बात भी 39 के अंतर्गत की गई है। इसके अलावा कहा गया है कि जो धन का केंद्रीकरण हो गया है, किसी एक विशेष वर्ग के पास धन की प्रधानता हो गई है, उस केंद्रीकरण को समाप्त करने की बात की गई है। धन के केंद्रीकरण पर रोक लगाने की बात की गई है। अपनी नीतियों का निर्माण इस प्रकार से करेगा राज्य कि धन के केंद्रीकरण पर रोक लग सके। इसके अलावा समान कार्य के लिए समान वेतन की भी बात की गई है। अभी आपको पता होगा, जो पहले एक व्यवस्था थी कि जो पुरुष वर्ग होता था उसे ज्यादा बलशाली समझा जाता था, उनके पास ताकत ज्यादा है इसलिए उन्हें ज्यादा वेतन दिया जाता था और जो महिलाएं होती थी उन्हें कम वेतन दिया जाता था। लेकिन इसमें ये व्यवस्था की गई है 39 के अंतर्गत कि जितने भी महिला पुरुष होंगे या जितने भी जो रोजगार प्राप्त करने वाले मजदूर हैं उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, चाहे वो मजदूर हो चाहे अन्य वर्ग। आप देखे होंगे कि कोई भी यदि एक समान कार्य कर रहा होगा तो उसके लिए उसके वेतन में विभिन्नता नहीं होती है, उसे समान वेतन प्रदान किया जाता है और ये अधिकार है 39 के अंतर्गत राज्यों को के आदर्शों में ये शामिल किया गया है। मानना नहीं मानना राज्य की बात है, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे मनरेगा के तहत भी जितनी मजदूरी दी जाती है सभी को समान रूप से दी जाती है। इसके अलावा बच्चों को गरिमामय विकास के साथ जीवन यापन करने का अवसर दिया जाएगा, यह कहा गया है। स्त्री, पुरुष और बच्चे तीनों को, आपको यदि आप मजबूरी में काम कर रहे हैं तो आपको ऐसे अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि आप अपने मनोचित, आपको जो अच्छा लगेगा उस हिसाब से अपना रोजगार सृजित कर सकें। या फिर जो बच्चे हैं जिन्हें मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, उनके घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके, तो उन्हें पढ़ाई के उचित साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ में ये किया जाएगा कि वो उस पढ़ाई के साथ कैसे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, कैसे धन का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसीलिए बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है, स्कॉलरशिप भी मिलती है जो गरीब बच्चे होते हैं, जो कि हम देखते हैं कि अनुसूचित पिछड़ा वर्ग है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इनसे होते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की जाती है। तो ये सारी चीजें उन्हें गरिमामय जीवन के लिए व्यवस्था कराने के लिए की गई। ये था आर्टिकल 39। अब बात करते हैं 39A के बारे में, जहां पर निःशुल्क न्याय की बात की गई। 39A में निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। मैंने आपसे कहा है कि यह केवल आदर्श है, जरूरी नहीं है कि राज्य फॉलो करे। कई राज्यों में निःशुल्क न्याय की व्यवस्था है, कई जगह नहीं है। तो 39A जो है वह निःशुल्क न्याय की व्यवस्था करता है कि निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी सभी को। इसके बाद जो अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। यह कहता है कि राज्यों का यह कर्तव्य होगा कि ग्राम पंचायतों का गठन कराना सुनिश्चित करे और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करे जिससे वह शासन की इकाई के रूप में स्थापित हो सके। तो आर्टिकल जो 40 है ये बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कहां पर की गई है। तो यह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत
ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी नीतियों का निर्माण इस प्रकार करेगा कि रोजगार, शिक्षा, बेकारी, निःशक्तता की स्थिति में उन्हें लोक सहायता का प्रबंध करा सके। ठीक है, आपने देखा होगा कि जितने भी लोग यदि रोजगार चाहते हैं तो उन्हें मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है। मनरेगा या अन्य किसी भी साधन से रोजगार 15 दिन के भीतर यदि आप मांग करते हैं तो आपको 15 दिन के भीतर रोजगार प्राप्त होगा। यदि रोजगार नहीं है, आपके पास रोजगार नहीं दिया जाता है, तो उस दशा में आपको बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। तो ये वही बात है कि लोक सहायता का प्रबंध करेगा राज्य, आपके लिए लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। यदि आप निःशक्त हैं, आप बेरोजगार हैं, बेकार हैं, तो उस दशा में आपके लिए यह व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कहता है कि राज्य जो जितनी भी नीतियों का निर्माण करेगा उसके अंतर्गत वो लोक सहायता का भी प्रबंध करने का प्रयास करेगा। वहीं अनुच्छेद जो 42 है वो कहता है कि राज्य अपनी नीति निर्माण में न्याय संगत और मानव उचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का प्रबंध करेगा। वह जो भी व्यक्ति से कार्य ले रहा है, ठीक है, वो न्याय संगत होंगे और मानव उचित दशा में होंगे। ठीक है, ऐसी दशा में आपसे कार्य नहीं लिया जा सकता, ये आपका मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, आपसे ऐसी दशा में कार्य नहीं लिया जा सकता है जहाँ का वातावरण आपके अनुकूल ना हो, आपके स्वास्थ्य को किसी भी तरीके से हानि ना पहुंचे, इस दशा में आपसे काम लिया जा सकता है। इसके अलावा आप जो गर्भवती महिलाएं होंगी उन्हें प्रसूति सहायता प्रदान की जाएगी। आपको पता होगा जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहां पर जो प्रसूति के लिए महिलाएं जाती हैं उन्हें कुछ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है गर्भवती महिलाओं को गर्भ धारण करने के समय भी। ठीक है, और उसके पश्चात भी विभिन्न जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं वो दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रसूति सहायता की व्यवस्था की गई है, महतारी एक्सप्रेस चलाया जाता है उन्हें घर से लेकर अस्पताल तक पहुंचाने के लिए। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 42 में राज्यों का यह कर्तव्य बताया गया है कि वह प्रसूति सहायता का प्रबंध करेगा, न्याय संगत और मनुचित दशाओं का प्रबंध करेगा ताकि जो लोग हैं उन्हें सुविधा प्राप्त हो सके। इसके अलावा अनुच्छेद 43 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 43 बात करता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी से क्या तात्पर्य है? इसके अंतर्गत सभी कार्य करने वाले मजदूरों को उनके जीवन यापन करने के लिए न्यूनतम मजदूरी दर उपलब्ध कराई जाएगी। आपको पता होगा कि जो हमारी सरकार है उसके द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर तय की जाती है, जिसके अंतर्गत मजदूरों को उससे कम वेतन पर कार्य नहीं करवाया जा सकता। तो यहाँ पर यह व्यवस्था अनुच्छेद 43 के अंतर्गत की जाती है और ये कहा जाता है कि जो कर्मकार होंगे, जितने भी काम करने वाले होंगे, उन्हें न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी जिससे वो अपने जीवन का निर्वाह कर सकते। निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 44 के बारे में, जहां पर समान सिविल संहिता की बात की गई है। यह बताया गया है कि राज्यों का यह कर्तव्य होगा कि वह सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की स्थापना करे। समान सिविल संहिता क्या होता है? समान सिविल संहिता से तात्पर्य क्या है, यहाँ पर समझिएगा। समान सिविल संहिता से तात्पर्य ऐसे कानून से है जो सभी के लिए बराबर हो। मतलब राज्य ऐसे कानून का निर्माण करेगा जो हर स्थिति में हर व्यक्ति के लिए एक समान हो। अब आप सोचेंगे कि यदि हम मौलिक अधिकार में देख रहे थे कि सबको समान अवसर, सबको समान कानून प्रदान करने की बात की गई, तो कर तो रहे हैं, फिर ये ऐसा क्यों कहा गया? तो देखिए, मैं आपको पहले ये बताने से पहले ही बता दूं कि केवल गोवा ऐसा राज्य है जहां पर समान सिविल संहिता लागू की गई है। बाकी भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर समान सिविल संहिता लागू है। समान सिविल संहिता से क्या तात्पर्य है? तो ये ऐसे कानून का निर्माण करेगी जो भाषा, धर्म, लिंग, जाति किसी भी आधार पर विभेद ना करता हो, किसी भी आधार पर लोगों को अलग ना करता हो। अभी वर्तमान कानून में आपको एक उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हिंदू विवाह अधिनियम है, उसके हिसाब से हिंदुओं की शादी अलग तरीके से होती है और मुस्लिम जो विवाह अधिनियम है उसके अनुसार वो अलग तरीके से होता है। आनंद विवाह के अनुसार जो सिखों की शादी होती है उसका पैटर्न अलग है। तो यहीं पर आप केवल विवाह पैटर्न में भी देखेंगे तो जितने धर्म हैं उनके अनुसार उनके लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन समान सिविल संहिता यदि लागू हो गई तो सभी की शादी एक ही तरीके से होगी और उसी को मान्यता दी जाएगी। इसे कहा जाएगा समान सिविल संहिता। मतलब हर स्तर पर कानून की समानता, ना केवल विवाह में बल्कि सभी स्तर पर, चाहे वो फिर तलाक हो, चाहे वो शादी हो, चाहे
और भी अन्य किसी भी तरीके से हो, तो वहां पर समान सिविल संहिता की बात की गई है कि राज्यों का यह कर्तव्य होगा, लेकिन अभी तक इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका है। तो ये था अनुच्छेद 44, जहां पर समान सिविल संहिता की बात की गई है। अब देखते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में शिशुओं या फिर 6 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा की प्रदान करने की बात की गई है, साथ में उसके पोषाहार की भी बात की गई है। ठीक है, कि जो भी छोटे बच्चे होंगे 6 वर्ष के कम उम्र की, उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। आपने देखा होगा ऐसा करने के लिए विभिन्न जो स्थान होते हैं वहां पर आंगनबाड़ी की स्थापना की जाती है, प्ले स्कूल खोले जाते हैं। ये आंगनबाड़ी इसी अनुच्छेद 45 के कारण राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जहां पर निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, साथ में उनको पोषण प्रदान करने के लिए उन्हें उचित भोजन भी दिया जाता है। ये अनुच्छेद 45 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। यदि अनुच्छेद 45 का विषय पूछा जाए तो यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हमने देख लिया शिक्षा का अधिकार 21 क में दिया गया है, जो ठीक है, ये उनसे कम के लिए। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 46 की। अनुच्छेद जो 46 है वो ST, SC और OBC तीनों को, ठीक है, चाहे वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हो या फिर अन्य कोई भी पिछड़ा वर्ग होगा, तो उसे शिक्षा में अर्थ संबंधी शिक्षा एवं अर्थ, चाहे वो शिक्षा में पिछड़े हो तो शिक्षा में, या वो आर्थिक रूप से पिछड़े हो तो आर्थिक रूप से उनके हितों में अभिवृद्धि करने का कार्य करेगा। यह राज्य का दायित्व होगा कि ऐसे जो लोग हैं उनका शिक्षा में स्थान, इसीलिए आपने देखा होगा कि विभिन्न शिक्षण संस्थानों में स्थान का आरक्षण दिया जाता है। कुछ स्थान आरक्षित होते हैं ST, SC और OBC के लिए। इसके अलावा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ये जो ST, SC, OBC को स्कॉलरशिप दी जाती है वो इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य का कर्तव्य बताया गया है, इसलिए राज्य उसके लिए प्रावधान करती है। इसके बाद अनुच्छेद 47 देखते हैं। यहाँ पर पोषाहार के स्तर में सुधार की बात की गई है। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने राज्य के अंतर्गत बिकने वाले जितने भी खाद्य सामग्री है सबका निरीक्षण करवाए। जितने भी लोगों को खाना नहीं मिल रहा है उन्हें खाना प्रोवाइड कर। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है, जिसके अंतर्गत सबको खाना दिया जाएगा। तो ये उसी पोषाहार की बात की गई कि राज्यों का यह कर्तव्य होगा कि वो सभी के लिए पोषाहार की व्यवस्था की जाए। इसीलिए मिड डे मील कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे नियम या कानून बनाए गए हैं जिसके अनुसार लोगों को राशन उपलब्ध होते हैं, कम कीमतों पर उचित मूल्य की दुकानों पर पोषाहार की व्यवस्था होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जितने भी चीजें जो मादक वस्तु हैं या फिर जो हेल्थ के लिए हानिकारक हैं, ऐसी सभी वस्तुओं पर राज्य प्रतिबंध लगाती है। वो प्रतिबंध को इसी अनुच्छेद के लिए लगाती है, क्योंकि अनुच्छेद 47 में पोषाहार की बात की गई है। जहां पर अच्छा खाना देना जरूरी है, वहीं पर ऐसी चीजों पर प्रतिबंध लगाना भी जरूरी है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए कई मादक वस्तुओं पर जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या कई ऐसे दवाइयां हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है राज्य के द्वारा, तो ये इसी अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होता है। यह अनुच्छेद 47। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है। 48 में कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य अपने नियम कानून इस प्रकार बनाएगी कि वह कृषि एवं पशुपालन में अभिवृद्धि के लिए सहायक हो। जो किसान है या पशुपालक है उनकी सहायता हो सके, उनको प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके, ऐसे नीतियों के निर्माण की बात की गई है। और यह कहा गया है कि कृषि एवं पशुपालन में अभिवृद्धि का प्रयास करेगी, उसको बढ़ावा देने का प्रयास करेगा राज्य सरकार का नीति या नियम। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने किसान हैं उन्हें पशुओं का बीमा दिया जाता है, किसान बीमा किया जाता है, फसलों का बीमा किया जाता है, फसल बुवाई के लिए पैसे दिए जाते हैं, ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, उन्हें उचित मूल्य पर बेचने की व्यवस्था की जाती है। ऐसे सभी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत ये उनके उद्देश्यों में, उनके नीति निर्देशक जो कर्तव्य है उनमें शामिल है, इसलिए ऐसा किया जाता है। वहीं पर 48 का बात करता है कि जितने भी पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों को बचाने का प्रयास किया जाएगा। आपने देखा होगा कि राज्य जितने भी राज्य हैं सब
यह कोशिश करते हैं कि उनके वनों में वृद्धि हो, वहां पर जो जीव है उनका संरक्षण किया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा विभिन्न जो अभ्यारण्य है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है, इन सब का निर्माण किया जाता है। इन्हें 3 क्षेत्रों में मुख्य रूप से बांटा जाता है, जैसे कि संरक्षित, आरक्षित और खुला, है ना। तो ये संरक्षित जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं वहां पर जो वन्य जीव रहते हैं, वहां की जो मृदा होती है, मृदा संसाधन होते हैं, पर्यावरण होते हैं, सबकी रक्षा की जाती है राज्य के द्वारा। और यह कर्तव्य बताया गया है 48 ग के अंतर्गत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 49 की, 49। अनुच्छेद 49 यह बात करता है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। आपने देखा होगा कि विभिन्न संग्रहालयों के माध्यम से या फिर कोई पुरातात्विक धरोहर है तो उस राज्य के द्वारा उसका संरक्षण किया जाता है, वहां पर साफ सफाई कराई जाती है, उसका मेंटेनेंस किया जाता है। वहां पर जाने के लिए कुछ आवश्यक कानून होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर भी आप सार्वजनिक स्थल पर हैं जो कि किसी पुरातात्विक स्थल के रूप में स्थापित है, तो वहां पर गंदगी फैलाने की मनाही होती है, शोर करने की मनाही होती है, वहां की चीजों को नुकसान पहुंचाने की मनाही होती है। तो ये सारे नियम बनाए जाते हैं राज्य के द्वारा। यह अनुच्छेद 49 में उनका कर्तव्य बताया गया है, जहां पर यह कहा गया है कि जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्थान होंगे, स्मारक होंगे, उनका संरक्षण करेगी राज्य सरकार, ठीक है। तो इसीलिए ये किया जाता है। बात करते हैं अनुच्छेद 50 की। अनुच्छेद 50 में शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई। इन शक्तियों के पृथक्करण के तहत जो लोक सेवक होंगे, जो भी लोक सेवाएं होंगे राज्य के अधीन, उनमें कार्यपालिका और जो हमारी न्यायपालिका है उसके शक्तियों में पृथक्करण की बात की गई है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। यह कहा गया है कि जो भी लोक सेवाएं होंगी उनमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्तियों में पृथक्करण किया जाएगा। यह कहा गया है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत, यहाँ पर शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई है। वहीं जो अनुच्छेद 51 है वो बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि की। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी संधि या करार किए जाते हैं उन्हें बनाए रखने का प्रयास करेगी और अपनी सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगी। इसके लिए भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की जो संकल्पना है उसे अडॉप्ट किया है। इसके अलावा जो पंचतंत्र सिद्धांत है, ठीक है, कि हम किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, कोई हम पे लड़ाई करेगा तो हम उसे तुरंत ऐसा प्रत्युत्तर नहीं देंगे, ठीक है, ऐसी सारी चीजें शामिल की गई। और यह कहा गया कि जितना ज्यादा हो सके पोलाइटली हैंडल किया जाएगा चीजों को और अपने देश की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे, शांति और सुरक्षा दोनों के लिए जो सही हो ऐसे कार्य में अभिवृद्धि करने की बात की गई है। ये था अनुच्छेद 51। इस प्रकार से हमने बात की आज हमारे भाग 4 के बारे में, जहां पर नीति निर्देशक तत्वों के वर्णन किया गया। यहाँ से आपको मुख्य रूप से फिर से दोहरा दूं कि आपको केवल विषय पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा विषय रखा गया है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को CGPSE ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।